हेलो गाइस, नीट 2025 के पीवाईक्यूज की वीडियोस तो हमने डाल ही दी है और रेगुलर लेवल पे हम और भी बहुत सारी वीडियोस डालते रहेंगे। लेकिन हम इस सीरीज में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, हम साथ साथ कुछ चैप्टर्स रिवाइज भी करेंगे। जितने चैप्टर हो सकेंगे उतने रिवाइज करेंगे, जितने चैप्टर डल सकेंगे उतने चैप्टर मैं आपके नीट से पहले डालने की कोशिश करूंगा, ताकि आप उन चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और उन चैप्टर में से बेसिकली हम एनसीईआरटी फोकस करेंगे। एनसीईआरटी में से लाइन टू लाइन बेसिकली कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन से बेसिकली वहां पर क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो जितने भी चैप्टर्स हम पिकअप करने वाले हैं उनसे उन सब में को आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। होप आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपका 100% जरूर फंसेगा, ठीक है। और बेसिकली मुझे बूस्टअप करने के लिए आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, ताकि मैं रेगुलर लेवल पे बेसिकली आपके लिए कंटेंट डालता रहूं। मेरा टारगेट ये है कि मैं डेली कंटेंट आपके लिए डालता रहूंगा, बेसिकली पीवाईक्यूज की वीडियोस भी और साथ साथ चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन भी। चाहे वो आपका बॉटनी का चैप्टर हो, चाहे जूलॉजी का चैप्टर हो, चाहे आपका किसी और चीज का चैप्टर हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, हर चीज का बेसिकली यहाँ पर आपको मैं एक्सप्लेनेशन डालूंगा। कौन कौन किन किन चीजों पे आपको फोकस करना है, कौन कौन सी चीज आपको पढ़नी है, याद करनी है, ठीक है। बहुत कम समय बचा है तो जल्दी से हम क्या करेंगे, समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशन से। बहुत ही ईजी चैप्टर है। क्वेश्चन फंस जाते हैं हमारे, 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से फंस जाते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आते हैं, कोई ऐसा घुमा घुमा के इसमें से क्वेश्चंस नहीं आता है। मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन बनते हैं, इनकरेक्ट चूज करो उस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसलिए ध्यान से इसको देखेंगे, ध्यान से इसको समझेंगे। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें सबसे पहला देखिए, सबसे पहला जो आपका स्टार्टिंग में क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन जो बनता है वो क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पर। देखिए कुछ पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका एक पॉइंट लिखा हुआ है एक्सप्लांट्स। क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लांट्स की बात करें, यहाँ पर किसकी बात करें? एक्सप्लांट्स। तो आप एक्सप्लांट समझिएगा। एक्सप्लांट्स हम उस प्लांट पार्ट को बोलते हैं जो बेसिकली आगे चल के हम जनरेट करा सकते हैं, जिससे पूरा का पूरा प्लांट बना सकते हैं। तो उस पार्ट को हम एक्सप्लांट बोलते हैं। तो सबसे पहले आप एक्सप्लांट समझिएगा। एक्सप्लांट वो पार्ट है, एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, एक ऐसा पार्ट प्लांट का जिसे हम बाहर निकालेंगे और टेस्ट ट्यूब में जब हम ग्रो करेंगे, तो ग्रो करने पर उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम न्यूट्रिटिव मीडिया डाल के रखते हैं। तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हम न्यूट्रिटिव मीडियम डाल के रखेंगे, तो ये जो एक्सप्लांट है क्या करेगा? ग्रो करेगा। जब ये ग्रो करेगा तो इसकी ग्रोथ करने की एबिलिटी को ही हम क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी। क्योंकि ग्रोथ करेगा, पूरा का पूरा प्लांट बना देगा, इस एबिलिटी को टोटीपोटेंसी बोला जाता है। तो 2 वर्ड आप समझिएगा, एक तो एक्सप्लांट और एक टोटीपोटेंसी। इन दोनों वर्ड से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस टेक्निक को ही हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? इस टेक्निक को टिश्यू कल्चर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जिसके जरिए आप बेसिकली न्यू प्लांट क्या कर सकते हो? पूरी तरीके से जनरेट कर सकते हो एक्सप्लांट की मदद से। एक्सप्लांट प्लांट का पार्ट है जो कि आपने लिया, इसको आपने ग्रो कराया। जब आपको इसको आपने जब ग्रो कराया तो पूरे के पूरे प्लांट में कन्वर्ट हो गया। यही एबिलिटी टोटीपोटेंसी कहलाती है। ये जो प्रोसेस है, जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो ये आपको यहां पर इस वाले पेज में से ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट एक चीज और है, माइक्रो प्रोपोगेशन। इसी तरीके से हजारों लाखों प्लांट बनाए जाते हैं। प्लांट का एक्सप्लांट एक पार्ट लिया जाता है, उस प्लांट को न्यूट्रिटिव मीडिया में ग्रो कराया जाता है। जब वो ग्रो करता है तो वो पूरे के पूरे प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। और यह एबिलिटी कहलाती है टोटीपोटेंसी। क्या कहलाती है? टोटीपोटेंसी। और बहुत सारी सेल्स बनाने की एबिलिटी टोटीपोटेंसी कहलाती है, ठीक है। और थाउजेंड्स प्लांट्स हम जो जनरेट कर रहे हैं, हजारों प्लांट हम जनरेट कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपोगेशन। याद रखना, माइक्रो प्रोपोगेशन। ये वर्ड कुछ ऐसे हैं जो आपको याद रखने, दिमाग में एकदम बिठा लेने हैं, क्योंकि यही वर्ड आपको एग्जाम में क्वेश्चंस में मिलेंगे, ठीक है। मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है, कोई और टाइप का क्वेश्चन हो, वहां पर ये आपको मिल सकते हैं। तो आप इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है, सोमा क्लोन। सोमा क्लोन्स, एक जैसे दिखने वाले। कैसे दिखने वाले? एक जैसे। इस टेक्निक के जरिए बेसिकली क्या होता है? आइडेंटिकल प्लांट्स हम बना सकते हैं। क्या प्लांट्स बना सकते हैं? आइडेंटिकल। यानी किसी एक प्लांट के फीचर हम सेम वैसे ही फीचर एक और जो नया प्लांट हमें बना है उसके अंदर भी बेसिकली जनरेट हो जाते हैं। टेक्निक कहलाती है सोमा क्लोन। मतलब जो नया बना उसे हम सोमा क्लोन्स कहते हैं, बिकॉज वो आइडेंटिकल दिखता है। एकदम क्या दिखता है? आइडेंटिकल दिखता है। इस टेक्निक से बनाना, टोमेटो, एप्पल, ये सारे बेसिकली प्लांट्स को बनाया गया है। कौन कौन से प्लांट्स को बनाया गया है? टोमेटो, बनाना, एप्पल। इन प्लांट्स को कमर्शियल स्केल पर इस टेक्निक के जरिए क्या किया गया? बनाया गया। याद रखना। नेक्स्ट इसी पेज पर अगर आप वर्ड एक चीज देखें तो देखिए, प्लांट के अगर ये टेक्निक क्यों फायदेमंद है? ये टेक्निक इसलिए फायदेमंद है कि मान लो अगर प्लांट के किसी पार्ट में वायरस इंफेक्शन हो गया, बट जो मेरिस्टेम पार्ट रहता है, मेरिस्टेम, चाहे वो एपिकल हो चाहे वो एक्सिलरी हो, वो फ्री रहता है वायरस से। क्या रहता है? वायरस से फ्री। तो आप उस पार्ट को ग्रोथ करा सकते हो, उस पार्ट की। और जब आप उस पार्ट की ग्रोथ करवाएंगे, मेरिस्टेम पार्ट की ग्रोथ कराएंगे, तो वो नया प्लांट में बेसिकली क्या होगा? जनरेट होगा, सोमा क्लोन्स बनाएगा। तो नया जो प्लांट आपका बनेगा वो फ्री ऑफ वायरस होगा। क्या होगा? फ्री ऑफ वायरस। उसमें कोई भी वायरस नहीं होगा। पुराने वाले प्लांट में वायरस था, बट उसके मेरिस्टेम में वायरस नहीं था, पर प्लांट में तो वायरस था।
तो हमने उसका मेरिस्टेम वाला पार्ट लिया, उससे नया प्लांट ग्रो करा, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम आपका नए प्लांट बनाते हैं जो कि वायरस से फ्री रहते हैं। सोमेटिक हाइब्रिड्स, बेसिकली सोमेटिक हाइब्रिड्स क्या है, ये जब देखिए साइंटिस्ट ने क्या करा, साइंटिस्ट ने प्रोटोप्लास्ट, क्या करा, प्रोटोप्लास्ट, 2 सेल का प्रोटोप्लास्ट लेकर आप फ्यूज भी करा सकते हैं। जब आप 2 सेल का प्रोटोप्लास्ट लेकर फ्यूज करा देंगे तो जो नया चीज बनती है उसे हम कहते हैं सोमेटिक। ये सेल्स के अंदर आप, अभी तक तो हम एक्सप्लांट ले रहे थे, एक्सप्लांट की ग्रोथ करा रहे थे, अब हमने क्या करा, अब हमने पकड़ा प्रोटोप्लास्ट, क्या पकड़ा, प्रोटोप्लास्ट पकड़ा 2 सेल्स का, और 2 सेल्स के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराया, तो फ्यूज कराने पर हमें मिले सोमेटिक हाइब्रिड्स। क्या मिले, सोमेटिक सेल्स है इसलिए सोमेटिक हाइब्रिड्स मिले। और इन सोमेटिक हाइब्रिड्स को बनाने की टेक्निक कहलाती है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहलाती है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ये टेक्निक जो है, ये टेक्निक बेसिकली पोटैटो और टोमेटो को मिक्स करके पोमेटो बनाया गया। क्या बनाया गया, पोमेटो। देखो यहां पर पोमेटो के बारे में लिखा है कि आपका देखो ये पोमेटो, आप देखिए यहाँ पे देखो पोमेटो लिखा है, नेक्स्ट पेज पर पोमेटो गिवन है। ये जो पोमेटो है ये पोटैटो और बेसिकली आपका टोमेटो के प्रोटोप्लास्ट को सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के जरिए फ्यूज करके बनाया गया। और जब ये बनाया गया तो जो पोमेटो बना, इसके अंदर सारे डिजायरेबल कैरेक्टर्स नहीं आए, जितने भी हमें डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए थे। क्या इसके अंदर सारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स आ गए, नो, सारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स इसके अंदर नहीं आए, इसलिए टेक्निक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। मतलब पोमेटो ऐसा सक्सेसफुल नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया, बट फिर भी टेक्निक फायदेमंद है। दोनों को मिक्स करा के एक आपने ऐसा प्लांट बनाया जो पोटैटो भी दे रहा है और आपका टोमेटो भी दे रहा है, उसे क्या कहते हैं, बेसिकली पोमेटो। तो ये पूछ सकता है, पोमेटो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां से बहुत क्वेश्चन बने हैं कि जो आप ये सब जो आप कर रहे हो, जेनेटिकली ऑर्गेनिज्म को हम मॉडिफाई अगर करेंगे, क्या करेंगे, जेनेटिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम मॉडिफाई करते हैं तो हम उसे बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये क्यों कर रहे हैं हम प्लांट को, बैक्टीरिया क्यों कर रहे हैं, जीन मैनिपुलेट क्यों कर रहे हैं, इनके जीन मैनिपुलेट करने के लिए ये 5 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ये 5 पॉइंट एग्जाम में कई बार पूछे गए कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्यों जनरेट कर रहे हैं। तो इसलिए जनरेट कर रहे हैं, पहला पॉइंट देखिए कि हम चाहते हैं वो कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट या हीट, इन कंडीशन से, इन स्ट्रेस से बच जाए, एबायोटिक स्ट्रेस से वो टॉलरेट कर जाए, क्या कर जाए, टॉलरेट कर जाए, पहली चीज ये। दूसरा, हम चाहते हैं वो पेस्टिसाइड पे डिपेंड ना रहे, है ना भाई, हमारा जो प्लांट है वो क्या हो जाए, वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए, पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाए। दूसरा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रोकना चाहते हैं हम, हार्वेस्टिंग के बाद बेसिकली फसलें बर्बाद होती हैं तो फसलें बर्बाद ना हो, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को बचाने के लिए, रोकने के लिए हम ये करते हैं, है ना। दूसरा, हम चाहते हैं कि प्लांट बेसिकली मिनरल्स को अच्छे से यूटिलाइज करे और सॉइल की फर्टिलिटी कम ना हो, क्या ना हो, सॉइल की फर्टिलिटी कम ना हो, ठीक है। न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड की बढ़े, फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू हम बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि गोल्डन राइस एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, एक जीएम क्रॉप है, जिसमें बेसिकली विटामिन ए पाया जाता है, क्या पाया जाता है, विटामिन ए, इसलिए हम इसे बोलते हैं ये विटामिन ए एनरिच्ड राइस है। क्या है, विटामिन ए एनरिच्ड राइस आपकी है। तो ये 5 पॉइंट हमें बता रहे हैं कि क्यों हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारी क्रॉप एबायोटिक स्ट्रेस से बचे, जैसे हीट से, ड्रॉट से, इनका उसे कोई भी नुकसान ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से बचे, केमिकल पेस्टिसाइड बेसिकली हमें बार बार डाल लेना पड़े। भाई क्रॉप ही अगर ऐसी हो जाए कि उस पर कोई कीड़ा ही नहीं लग रहा तो ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई कीड़ा नहीं लग रहा, सूखे से बच जा रही है, सॉल्ट इन्वायरमेंट है उससे बच जा रही है, ज्यादा हीट है तो भी झेल ले रही है, ज्यादा कोल्ड है तो भी झेल ले रही है, तो ये अच्छी बात होती है। वो मिनरल्स अच्छे से यूटिलाइज करे और न्यूट्रिशन उसमें भरपूर मात्रा में हो। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो बेसिकली ऑप्शन दे देगा आपको बहुत सारे और बोलेगा कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जो बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में हमें नहीं चाहिए होते हैं। अब तो आपको ये ढूंढना है, ये तो हमें चाहिए, इसके अलावा जो है वो हमें नहीं चाहिए, तो ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसने यहां पर एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में बताया, बीटी कॉटन के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन कर रखा है। तो अगर आप बीटी कॉटन को समझे, किसको समझे, बीटी कॉटन को, तो बीटी कॉटन कैसे बनाई गई है, बीटी कॉटन जो होती है, आप बीटी कॉटन पे फोकस करिएगा। बीटी कॉटन के अंदर बेसिकली हम बैसिलस थुरिंजेसिस, बैसिलस थुरिंजेनेसिस एक बेसिकली बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस करता है और ये प्रोटीन इंसेक्ट को मारता है। कैसे मारता है, बीटी ने बेसिकली बैसिलस थुरिंजेनेसिस ने बेसिकली कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस करे, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। जैसे ही वो इंसेक्ट के गट में जाते हैं, वाले गट में जाते हैं, तो गट में जाते ही वो क्या करते हैं, गट में जाते ही उन्हें मीडियम मिल जाता है एल्कलाइन। याद रखना कौन से मीडियम में बीटी टॉक्सिन जीन एक्टिवेट होते हैं, जो इस बैक्टीरिया के जीन है ये इंसेक्ट के अंदर अगर गए तो कौन से मीडियम में एक्टिवेट होते हैं, एल्कलाइन मीडियम में एक्टिवेट होते हैं, एल्कलाइन पीएच में। तो आपको याद रखना एल्कलाइन पीएच में एक्टिवेट होंगे और ये जब एल्कलाइन पीएच में आपका एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्टिवेट में होने के बाद ये क्या करते हैं, बेसिकली उसके गट की स्वेलिंग होगी और स्वेलिंग होने से बेसिकली वो क्या है, आपका उसकी डेथ हो जाएगी। याद रखना एपिथेलियल सेल में पोर क्रिएट होते हैं, पोल से स्वेल क्रिएट होता है, स्वेलिंग हो जाती है सेल्स की और सेल्स की स्वेलिंग हो जाएगी तो इंसेक्ट अल्टीमेटली मर जाएगा।
तो जो कॉटन पर इंसेक्ट लग रहा है, वो जो कॉटन पर इंसेक्ट लग रहा है, हमने कॉटन ही ऐसा बना दिया जिसमें बीटी जीन है। कौन सा जीन है? बीटी जीन, बैसिलस थुरिंजेंसिस का जीन जिसके अंदर है, ऐसा हमने कॉटन क्रॉप बनाई। उस कॉटन क्रॉप पे अब कुछ भी नहीं हो सकता, वो कॉटन क्रॉप आपका इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो गई। उस पर अगर इंसेक्ट आके अटैक करेगा भी तो क्या होगा? वो इंसेक्ट आके अगर अटैक करेगा भी तो वो इंसेक्ट की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। वो इंसेक्ट आपका मर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बीटी जीन, बेसिकली बीटी जीन से एक प्रोटीन बनेगा, वो प्रोटीन उनकी बॉडी के अंदर जाएगा। जैसे वो इन्फेक्ट करेंगे कॉटन को तो वो प्रोटीन उनके अंदर जाएगा, एल्कलाइन पीएच मिल जाएगा उन्हें, क्योंकि उनका गट में एल्कलाइन मीडियम होता है। एल्कलाइन पीएच जैसे उन्हें मिलेगा तो बेसिकली उनके गट में पोर्स क्रिएट होंगे, पोर्स से स्वेलिंग क्रिएट होगी, स्वेलिंग से वो मर जाएगा। बीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है ना? कौन से मीडियम में वो एक्टिवेट होता है, आपसे नीट में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, वो प्रोटीन निकालता है, वो प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। एक्टिवेट कहां जाकर होता है? क्या बाहर ही एक्टिवेट हो जाता है? नहीं, गट में जाके एक्टिवेट होता है। क्या क्रिएट करता है? पोर, स्वेलिंग एंड देन डेथ कॉज कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से हमने कई सारी, देखो बीटी में बीटी जीन तो है ही, पर कुछ और जीन भी होते हैं, बेसिकली कुछ टॉक्सिन बेसिकली कोडेड करते हैं CR1AC, क्राई फर्स्ट एसी। क्राई फर्स्ट एसी, इस जीन को क्राइजीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राइजीन भी बोलते हैं। तो ये क्राइजीन स्पेसिफिक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नीट में आ चुका है पहले भी, अब भी आ सकता है, चांसेस हैं, तो आप याद रखिएगा। क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकंड AB ये कंट्रोल करते हैं कॉटन बॉल वॉर्म्स को। किसको कंट्रोल करते हैं? क्राई फर्स्ट एसी जीन और क्राई सेकंड AB जीन, ये कॉटन बॉल वॉर्म्स को बेसिकली आपका बचा रहे हैं। और जो क्राई कॉटन बॉल वॉर्म्स को बेसिकली कंट्रोल कर रहे हैं, कॉटन बॉल वॉर्म्स को कंट्रोल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉटन बॉल वॉर्म्स बेसिकली एक वर्म है जो कि बेसिकली कॉटन को क्या करता है? इंसेक्ट मतलब इन्फेक्ट करता है। इसी तरीके से क्राई फर्स्ट AB कॉर्न बोरर से बचा रहे हैं। किसको बचा रहे हैं? है ना, ये कंट्रोल कर रहे हैं कॉर्न बोरर को, जो कॉर्न को बोर करता है। कॉर्न क्या करता है? बोर, ये उसको बचा रहे हैं। तो दोनों जी याद रखते हैं, क्राई फर्स्ट एसी एंड AB सेकंड AB तो है कॉटन बॉल वॉर्म्स के लिए, और क्राई फर्स्ट AB किसके लिए? कॉर्न बोरर के लिए। किसके लिए? कॉर्न बोरर के लिए है। याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकंड AB तो बेसिकली किसके लिए? आपके कॉटन बॉल वॉर्म्स के लिए है। किसके लिए? कॉटन बॉल वॉर्म्स के लिए। और वहीं अगर हम दूसरा वाला जीन बात करें, वो क्राई फर्स्ट AB, ये कॉर्न बोरर के लिए। किसके लिए? कॉर्न बोरर के लिए, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आ जाए पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, क्या हम प्लांट को भी पेस्ट रेजिस्टेंट बना सकते हैं कि प्लांट पे पेस्ट ही ना लगे, उस प्लांट पर्टिकुलर प्लांट पे पेस्ट ही ना लगे, तो हम ऐसे प्लांट बना सकते हैं? हम बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, ये हमने प्लांट, एक निमेटोड है जिसका नाम आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, मेलोडिगाइन इनकॉग्निटा। मेलोडिगाइन इनकॉग्निटा टोबैको प्लांट के रूट को इफेक्ट करता है। मेलोडिगाइन इनकॉग्निटा टोबैको प्लांट के किसको इफेक्ट करता है? रूट को इफेक्ट करता है। आप याद रखिएगा रूट को। मेलोडिगाइन इनकॉग्निटा बेसिकली टोबैको प्लांट के रूट को इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करता है? रूट को। और ये जो मेलोडिगाइन इनकॉग्निटा है, ये टोबैको प्लांट को खराब कर रहा है ना? अब हमें क्या करना था? हमें बेसिकली प्लांट को बचाना है। हमें प्लांट को बचाना है तो हमने कौन, अब वो पूछेगा मेलोडिगाइन इनकॉग्निटा बेसिकली जो नेमाटोड है, जो कि टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट कर रहा है और उसकी यील्ड को खराब कर रहा है, तो इसको किस टेक्निक से हमने बेसिकली प्लांट को रेजिस्टेंट बनाया? तो हमने बनाया टेक्निक से, RNA इंटरफेरेंस। कौन सी टेक्निक? RNA इंटरफेरेंस की टेक्निक का यहां पर इस्तेमाल किया गया। कौन सी टेक्निक है? RNA इंटरफेरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। RNA इंटरफेरेंस, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है? इसमें साइलेंसिंग होती है। क्या होती है? साइलेंसिंग प्रोसेस के जरिए, तो साइलेंसिंग वर्ड भी आप दिमाग में याद रखना, साइलेंसिंग वर्ड प्रोसेस के जरिए हम मेलोडिगाइन इनकॉग्निटा के इन्फेक्शन को क्या करते हैं? रोकते हैं। ठीक है, और ये हमने कैसे इंट्रोड्यूस करा प्लांट के अंदर? हमने इंट्रोड्यूस किया यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर की मदद से हमें नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स बेसिकली इंट्रोड्यूस करे, है ना? इस जैसे हमने इंट्रोड्यूस करे, फिर बेसिकली RNA साइलेंसिंग, यहाँ पर कहीं पर RNA साइलेंसिंग लिखा होगा, आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, RNA साइलेंसिंग के जरिए, किसके जरिए? ये देखो यहाँ पर mRNA साइलेंसिंग लिखा ना, mRNA साइलेंसिंग के जरिए बेसिकली हम क्या कराते हैं? इस मेलोडिगाइन इनकॉग्निटा के जीन प्रोटीन ही नहीं बना पाता। जब जीन प्रोटीन ही नहीं बना पाएगा उसकी बॉडी में जाकर टोबैको प्लांट की, तो टोबैको प्लांट के रूट को वो कैसे इफेक्ट करेगा? इफेक्ट ही नहीं कर पाएगा। इतना ज्यादा डिटेल में नहीं, आपको सिंपल याद रखना, वेक्टर कौन सा यूज किया गया? एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर यूज किया गया। इन्फेक्शन कौन कॉज कर रहा है? मेलोडिगाइन इनकॉग्निटा कॉज कर रहा है। किसके रूट को इफेक्ट कर रहा है? टोबैको प्लांट के। प्रोसेस कौन सा है जिससे बेसिकली हम इसको इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेंगे? RNA इंटरफेरेंस और mRNA साइलेंसिंग। क्या है? mRNA साइलेंसिंग, याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम आ जाएं तो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम, कि कहां कहां हम बायोटेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। अब मैंने आपको स्पेसिफिक बता दिया, देखो कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन है, वो पार्ट आपको याद ही रखना है, वो पर्टिकुलर नाम आपके दिमाग में एकदम फीड हो जाने चाहिए, क्योंकि वहां पर क्या होता है एग्जाम में, आपको एकदम नाम जैसे क्लिक करेगा, ऑप्शन को देखकर नाम क्लिक कर जाता है। अगर आपको टॉपिक में नाम अगर मेन याद होगा तो आप क्लिक कर पाएंगे, अच्छा ये इससे रिलेटेड था, ये इससे रिलेटेड था, ऑप्शन को अच्छे से टिक भी कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके मेडिसिनल एप्लीकेशन क्या है, तो सबसे पहला है भाई जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। पहले जो इंसुलिन था, अब सवाल ये पूछा जाएगा कि भाई जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन क्यों बनाया गया?
पहले इंसुलिन हम कैसे यूज करते थे, तो जो पहले इंसुलिन हम यूज करते थे, देखो यहाँ पर लिखा है, पहले जो इंसुलिन यूज किया जाता था वो यूज किया जाता था कैटल और पिग से, किसे, पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल, वो कैटल जिन्हें मारा जा रहा है, स्लॉटर किया जा रहा है, या पिग जिन्हें स्लॉटर किया जा रहा है, उनके पैनक्रियाज से बेसिकली इंसुलिन निकाला जाता था और वो इंसुलिन हमारे अंदर डाला जाता था डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए। बट क्योंकि ये काउ से निकाला जा रहा है, पिग से निकाला जा रहा है, तो इससे प्रॉब्लम ये आती थी कि एलर्जीज हो जाती थी। वो पूछेगा कि क्यों हम नया वाला इंसुलिन, हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन क्यों बनाया लैब में, है ना, उससे पहले आप जो काउ वाला और पिग वाला इंसुलिन ले रहे थे वो क्यों, वो उसने क्यों प्रॉब्लम करी, तो एलर्जीज कॉज करी, क्या कॉज करी, एलर्जीज कॉज करी, इंफेक्शन कॉज करे, इसलिए हमने बेसिकली जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया। अब अपना यहां पर इंसुलिन आप ध्यान से देखिएगा, ये है प्रो इंसुलिन, जिसमें बेसिकली ए पेप्टाइड है, बी पेप्टाइड है और इवन सी पेप्टाइड चेन है, कौन सी, ये सारे कंबाइंड चेन है, देखो इसे प्रो इंसुलिन कहते हैं। बॉन्ड्स होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, कौन से बॉन्ड्स है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स पाए जाते हैं प्रो इंसुलिन में। अब हमने यहां क्या करना है, ये जो सी है, ये जो आपको ग्रे कलर में दिख रहा है, इसको रिमूव करना है। इसको जैसे आप रिमूव कर दोगे तो मैच्योर इंसुलिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैच्योर इंसुलिन हो जाता है, ठीक है। ए और ये तो आपका प्रो इंसुलिन है, जैसे ही आपका बेसिकली ये सी वाला कट होगा और ये फ्री हो जाएगा, तो वैसे ही हम बोलते हैं कि आपका बेसिकली मैच्योरेशन हो गया इंसुलिन का। तो पहले तो आपको ये चीज दिमाग में याद रखनी है, तीन बेसिकली इसमें चेन है आपका, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड और सी पेप्टाइड। जैसे ही सी पेप्टाइड अलग होगा तो प्रो इंसुलिन से आपका इंसुलिन फॉर्म हो जाएगा, प्रो इंसुलिन से क्या फॉर्म हो जाएगा, इंसुलिन फॉर्म हो जाएगा, वो मैच्योरेशन हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, मैच्योरेशन। तो पहली चीज तो याद रखनी है। नेक्स्ट आपको यहां पे याद रखना है कि ये जो सी पेप्टाइड, ये बेसिकली लैब में पहली बार किसने बनाया, तो एली लिली कंपनी ने बनाया। किसने बनाया, एली लिली कंपनी ने बनाया। तो उसमें दो डीएनए सीक्वेंस जो कि ए और बी को शो कर रहे थे, तो उन्होंने पहले ए और बी बनाया, है ना, और ए और बी को बेसिकली उन्होंने क्या करा, इसे प्रोड्यूस करवा दिया उन्होंने, ठीक है। कैसे प्रोड्यूस करा दिया, इसे इंट्रोड्यूस करा ई कोलाई के प्लाज्मिड में, किससे, कहां पे, ई कोलाई के प्लाज्मिड ने, तो प्लाज्मिड में, ई कोलाई के प्लाज्मिड में इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, ए और बी कंबाइन कर गए, सी तो हमें चाहिए नहीं होता मैच्योर इंसुलिन में, तो डायरेक्ट आपने मैच्योर इंसुलिन का फॉर्मेशन कर लिया। आप सिंपल याद रखेंगे 1983 में एली लिली कंपनी ने बनाया। किसने बनाया, एली लिली कंपनी। बैक्टीरिया कौन सा यूज करा, किस बैक्टीरिया का प्लाज्मिड यूज करा, ई कोलाई का प्लाज्मिड, प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई यूज करा इंसुलिन बनाने के लिए। याद है क्या बनाने के लिए, इंसुलिन बनाने के लिए। देखो इसमें बाद में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स क्रिएट कर दिए गए, कौन से बॉन्ड क्रिएट कर दिए गए, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स क्रिएट हो गए और आपका इंसुलिन आपका फॉर्म हो गया, और वही इंसुलिन बेसिकली फिर डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। तो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था, इसलिए ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीन थेरेपी की, देखो कई लोगों को बचपन से ही जेनेटिक बीमारियां हो जाती हैं, जैसे उनमें से एक बड़ी ही कॉमन बीमारी जो हमें याद रखनी है, सेकंड पैराग्राफ में गिवन है कि एक जीन थेरेपी की जाती है एडिनोसिन डीअमीनेज, एडीए, एडिनोसिन डीअमीनेज डेफिशिएंसी। एडिनोसिन डीअमीनेज की डेफिशिएंसी बेसिकली हो जाती है ना, इसको आपको क्योर, ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली आपका इम्यून सिस्टम, किसको, ये एंजाइम इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जिसकी बॉडी में इस एंजाइम की, एडिनोसिन डीअमीनेज, ये एक एंजाइम है, इसकी अगर डेफिशिएंसी हो गई, इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, और अगर इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा तो वैसे ही बच्चे की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी बहुत कम उम्र में, है ना। तो देखिए 4 इयर्स ओल्ड, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी 4 इयर्स ओल्ड बच्चे को दी गई, तो बेसिकली इसके अंदर ईडी की डेफिशिएंसी देखी गई, इम्यून सिस्टम को बिल्कुल खराब कर देता है, इम्यून सिस्टम बेकार हो जाता है, इम्यून सिस्टम सही से बेसिकली क्या नहीं कर पाता, वर्क नहीं कर पाता। इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ये याद रखना, ठीक है। अब जीन थेरेपी के जरिए, जीन थेरेपी के जरिए बेसिकली क्या किया गया, आप या तो देखो क्या करो, या तो एडीए डेफिशिएंसी है तो उसकी बॉडी में एडीए डालते रहो, एडीए डालते रहो उसकी बॉडी में ना। दूसरा तरीका ये है कि आप उसकी बॉडी में अगर एडीए डेफिशिएंसी जीन ही डाल दो, तो वो जीन बेसिकली क्या है, एडीए, एडीए बेसिकली वो बनाएगा, एडीए एंजाइम बनाएगा, और वो एडीए एंजाइम बेसिकली उसकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो इसलिए यहां पर लिखा है कि अगर आप एडीए जीन इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है, एडीए जीन अगर आपने इंट्रोड्यूस कर दिया तो सारी प्रॉब्लम का क्योर मिल जाएगा। लास्ट लाइन में लिखा है, इफ द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बोन मैरो सेल is introduced into embryo, it could be a permanent cure। ये परमानेंट क्योर हो सकता है, अभी तक इसका परमानेंट क्योर नहीं है, बट आप एडीए जीन को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर दो तो ये परमानेंट क्योर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परमानेंट क्योर हो जाएगा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डायग्नोसिस, तो कई बीमारियां डायग्नोस करने में प्रॉब्लम आती हैं, कई बीमारियां डायग्नोस अर्ली स्टेजेस में आप उन्हें डायग्नोस ही नहीं कर सकते, बिकॉज उनका उन वायरस का या उन बैक्टीरिया का अमाउंट बहुत कम होता है, तो आप उन्हें डिटेक्ट कैसे करोगे। तो डिटेक्ट करने के लिए कुछ टेक्निक्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, वो टेक्निक्स है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना, आपका क्या है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर आप बात करें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, ये कुछ आपकी ऐसी चीजें हैं जो कि बेसिकली क्या है, हम यूज करते हैं ऐसी वैसी बीमारियों को क्या करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंजाइम लिंक्ड एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे ये कुछ नाम है, कुछ बेसिकली फुल फॉर्म से जो आपको याद रखनी है। आपको पीसीआर याद रखना है, एलाइजा याद रखना है, क्या फुल फॉर्म है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे कई बार पेपर में पूछा गया। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इन टेक्निक बेसिकली ये टेक्निक्स अर्ली डायग्नोसिस करती हैं,
अर्ली डायग्नोसिस यानी बीमारी का पहले पता लगा लेती है कि ये बीमारी होगी। अगर आप एलाइजा की बात करें, देखो एलाइजा के बारे में यहाँ 4 लाइनें लिखी है इसने कि जो एलाइजा है वो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन पर बेस्ड है ये टेक्निक, ठीक है। कोई भी पैथोजन आएगा तो या तो देखो आपकी बॉडी में कोई इंफेक्शन हुआ, या तो आप एंटीजन डिटेक्ट कर लो या तो एंटीबॉडी डिटेक्ट कर लो। तो ये एलाइजा टेक्निक एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन को ही डिटेक्ट करता है और उसके बेसिस पर पता लगाता है बीमारी के बारे में। किसके बारे में? बीमारी के बारे में अर्ली डायग्नोसिस कर देता है बीमारी का। पीसीआर की हम बात करें तो पीसीआर बेसिकली क्या करता है? अगर हम पीसीआर की बात करें तो पीसीआर किसी चीज का अमाउंट बढ़ा देता है, तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि भाई इसका अगर किसी चीज का अमाउंट बढ़ा देगा तो उसके बेसिस पर आप डिटेक्ट कर पाएंगे कि हाँ ये है, अभी कम क्वांटिटी में ही है बट वो है। उस चीज को वो एम्पलीफाई करके, छोटी चीज को बड़ा एम्पलीफाई करके आपको दिखा देगा, उसका नंबर बढ़ा देगा। जैसे उसका नंबर बढ़ा देगा तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अर्ली डायग्नोसिस कर पाएंगे, किसी भी किसका डिसीज का डायग्नोसिस कर पाएंगे। तो कुछ नाम है, कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्यों फायदेमंद है? जिनके हमने जीन मैनिपुलेट कर रखे हैं वो क्यों फायदेमंद है ना? उनका डेवलप, देखो उनकी बॉडी को स्टडी करने के लिए, उनके डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए, बीमारियों को स्टडी करने के लिए, अलग अलग टाइप की अगर आपको बीमारी स्टडी करनी है तो आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स में स्टडी कर सकते हो, उनका नॉर्मल फिजियोलॉजी और नॉर्मल डेवलपमेंट स्टडी कर सकते हो। इसी बेसिस पर बहुत सारे ट्रांसजेनिक रैट्स, रैबिट्स, पिग्स ये सब बनाए गए हैं। 95% माइस है, 95% क्या है? ट्रांसजेनिक माइस है जिनके ऊपर स्टडी होती है। किसके ऊपर? माइस के ऊपर। आप इवन वैक्सीन की सेफ्टी चेक कर सकते हो इनके ऊपर, ठीक है। कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स अगर आपको बनाने हैं वो बना सकते हो। जैसे यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है, वो है आपका रोजी काउ का। किसका? रोजी काउ। रोजी काउ एक ट्रांसजेनिक काउ है जो कि बेसिकली क्या है, जिसका मिल्क काउ मिल्क से भी बहुत बढ़िया माना गया है। वो बेसिकली ह्यूमन मिल्क को क्या करता है? ह्यूमन मिल्क को रिजेंबल करता है, पूरा तो नहीं पर हाँ ह्यूमन मिल्क को रिजेंबल करता है, तो इसलिए ये ज्यादा बढ़िया माना गया है आपका क्या? रोजी काउ का मिल्क। किसका मिल्क? रोजी काउ का मिल्क आपका बहुत अच्छा माना गया है, ठीक है। रोजी काउ का मिल्क आपका कोई भी बेसिकली क्या नहीं करता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं करता। और बेसिकली ये जो है बहुत बड़ी अपने आप में क्या थी? अपने आप में बहुत बड़ी एक डिस्कवरी थी, रोजी काउ का क्या फॉर्मेशन होना, रोजी काउ का ट्रांसजेनिक एनिमल्स के तौर पर बनना। इवन ऐसी वैक्सीन की सेफ्टी, किसकी सेफ्टी? वैक्सीन की। कई सारे आप वैक्सीन की सेफ्टी भी बेसिकली क्या कर सकते हो? उन एनिमल्स पर टेस्टिंग कर सकते हो। आपने वैक्सीन डाला बॉडी के अंदर तो उसके बेसिस पर आप ऑर्गेनिज्म की टेस्टिंग कर सकते हो कि उस वैक्सीन से कहीं जैसे ह्यूमंस को कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अगर वो वैक्सीन बेसिकली हमारी ह्यूमन बॉडी में हम यूज करें तो ह्यूमन बॉडी को उससे कोई वैक्सीन से कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं है, तो आप पहली माइस पे उसे चेक कर लो। कोई केमिकल है, कोई केमिकल आपने बनाया तो उसको माइस पे चेक कर लो। तो ये सब टेक्निक्स होती है जिन टेक्निक्स के जरिए बेसिकली ये चेक किया जाता है कि कहीं वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेगा वो वैक्सीन या वो केमिकल, वो पर्टिकुलर केमिकल या वो पर्टिकुलर वैक्सीन कोई प्रॉब्लम ना करे, तो उसको हम डिटेक्ट करते हैं। तो रोजी काउ याद रखना आप, ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क, इसमें ह्यूमन प्रोटीन जैसा ही मिल्क है ना। और मिल्क में बेसिकली ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन क्या पाया जाता है? ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन, ये पूछ सकता है। ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन पाया जाता है और ये नेचुरल काउ मिल्क से ज्यादा बढ़िया माना गया है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको याद रखना है एक ह्यूमन प्रोटीन अल्फा एंटीट्रिप्सिन, अल्फा एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसीमा एक बीमारी है उसको ट्रीट करता है। किसको? एम्फाइसीमा। लंग्स की बीमारी है, सिगरेट स्मोकिंग ज्यादा हैवी जो करते हैं उनको ये हो जाती है, तो उनमें बेसिकली कौन सा प्रोटीन है जो इस बीमारी को ट्रीट करता है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ऐसी पीकेयू फिनाइल केटोनुरिया एक बीमारी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस बीमारी है। इन बीमारियों को ट्रीट करने के लिए भी बेसिकली ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज किया है, जीन्स बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? जीन्स बनाने के लिए। और उन जीन्स को बेसिकली या उन एनिमल्स को टेस्टिंग हम करते हैं किसी भी दवाई की, किसी भी चीज की। तो ये सब चीजें आपका बेसिकली ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम यूज करते हैं इन सब चीजों के लिए। एथिकल इश्यूज, यहां से एथिकल इश्यूज से देखो आपने ट्रांसजेनिक एनिमल तो बनाया पर कुल मिलाकर आप एथिकली तो रॉन्ग कर रहे हो। एथिकली का आप ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहे हो, तो कोई ना कोई कमिटी होनी चाहिए जो इस चीज को ध्यान में रखे कि कहीं एनिमल्स का ओवर एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं हो रहा, कहीं कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कमिटी बनी है जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, जीईएसी की फुल फॉर्म बताओ। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी यही अप्रूव करती है जीएम ऑर्गेनिज्म को पब्लिक सर्विसेज के लिए कि वो जीएम ऑर्गेनिज्म जो आपने बनाए क्या वो सही है, क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या कुछ आपने दिक्कत तो नहीं करा, उसको बनाते वक्त आपने कोई ओवर एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं करा, कोई गलत चीज तो नहीं करी। ये सब ध्यान में रखती है, याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे हमको याद रखना है कि उसके बारे में किसी इंडिया में क्या है, राइस की बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। बेसिकली 2 लाख वैरायटी पाई जाती है। बासमती राइस भी यूनिक फ्लेवर में है। 27 वैरायटी बेसिकली बासमती राइस की पाई जाती है। एक अमेरिकन कंपनी 1997 में एक अमेरिकन कंपनी को पेटेंट मिल गया। ये पूछ सकता है यूएस में कौन सी कंपनी ऐसी है जो पेटेंट देती है? यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, ये नाम याद रखना आपको। यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस ने बासमती राइस का पेटेंट ले लिया, इसको अपनी एक अब्रॉड वैरायटी से क्रॉस कराया और एक पर्टिकुलर वैरायटी बना दी और उस वैरायटी को अमेरिका में बेच रहे हैं। इवन उन्होंने ये बोल दिया कि जो इंडियन बासमती वैरायटी है उसका पेटेंट भी उनके पास आ गया, इसका पेटेंट भी हमारे पास है, तो आप इसकी सेलिंग या वो नहीं कर सकते, है ना, सेलिंग या परचेज जो भी करोगे तो हमारी उससे करोगे, हमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा।
अब इंडिया ने देखा कि यार बासमती राइस तो हमारी थी, ये लेके गए, इन्होंने इसकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई, एक नई वैरायटी बनाई, इसको ये अपने देश में चला रहे हैं। लेकिन इससे बेसिकली प्रॉब्लम हो गया। इससे प्रॉब्लम क्या हो गई? इससे प्रॉब्लम ये हो गई कि जो पेटेंट है, इन्होंने इस पेटेंट को इंडियन बासमती मतलब इंडियन लोगों को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि इंडियन लोग नहीं बेच सकते उस बासमती को। तो ये तो इन्होंने गलत करा। तो इसलिए फिर इंडिया में क्या है, इंडिया में अलग अलग टीम बनी जो इस चीज पर काम करती है। इंडिया में कौन सी वो है जो इस चीज पे काम करती है? तो वो आपका इंडियन पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंट्री बिल पास हुआ, इंडियन पेटेंट बिल। तो इंडियन पेटेंट बिल ऐसे ही इश्यूज को कवर करता है, ऐसे ही इश्यूज को रोकता है, और इसी को हम बायो पायरेसी कहते हैं। क्या बायो पायरेसी तो है ये कि किसी भी बायो रिसोर्स को आप क्या कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो ये बायो पायरेसी कहलाती है बायो पायरेसी। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां ये सब करती हैं, है ना, और अपने फायदे के लिए सब करती हैं। तो इसलिए ऐसी टीम बननी चाहिए जो बेसिकली पेटेंट ऐसी किसी भी चीज के ग्रांट ना कर दे, पर्टिकुलर चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, तब जाके वो पेटेंट क्या करे, ग्रांट करे। तो कुछ शब्द हैं जो मैंने आपको बताए, जो आपको याद रखने हैं, आपको ध्यान में रखने। कुछ भी जितना भी मैंने आपको बताया, जो भी वर्ड्स बताए, जो भी ऑर्गेनिजम्स के नाम बताए, बीमारियों के नाम बताए, वो सब आपको याद रखने हैं। एग्जाम में इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको क्या रहना है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहना है, एग्जाम को अच्छे से देना है, ठीक है। तो बाकी आपको क्या करना है, इस तरीके से ही प्रिपेयर करना है। ऐसे ही हम वीडियोस रेगुलर डालते रहेंगे बेसिकली चैनल पे। बायो की वीडियो होंगी, आपका और भी बहुत सारे सब्जेक्ट, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, मतलब नीट का पूरा कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो